बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान जारी किया है कि मुमकिन है कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करें, जिसकी वजह यकीनन ये है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट किया और उसके बाद ईरानी वज़ीर ने यह बयान दिया मीडिया पर कि किसी भी फॉरेनर को, किसी भी गैर मुल्की को अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। तो आज अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनके पास न्यूक्स हैं, जौहरी हथियार हैं। कौन कौन से ममालिक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, ये जो मुआहदा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को अमन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी रोकथाम के लिए काम किया जाएगा, कौन कौन से ममालिक NPT का हिस्सा हैं, कौन से ममालिक NPT का हिस्सा नहीं हैं, और ईरान के जौहरी हथियारात को लेकर और नॉर्थ कोरिया के जौहरी हथियारों को लेकर आखिर ये क्यों अमेरिका इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। साथ ही साथ बात होगी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची से लेकर हैदराबाद तक मोटरवे 75 किलोमीटर लंबे ट्रैक का इफ्तिताह किया है और अहम गुफ्तगू भी की है, लोगों से बात भी की है, उस पर भी नज़र डालेंगे, उसका भी तज्ज़िया करेंगे। मगर उससे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में रिमोट बम हमला किया गया है। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी उर्दू पॉइंट। उनसे जानेंगे कि कोई कैजुअलिटी रेट तो नहीं हुआ और अमदादी कार्रवाइयाँ क्या वहाँ पर उस इलाके में जारी है। अपने प्रोग्राम में उनको टेलीफोन लाइन पर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खसूसी से रब्ता कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल थी लंडी कोतल में? धमाका किस नौयत का था और क्या अभी कैजुअलिटी रेट कोई खुदा न खास्ता कोई अमवात तो नहीं हुई? मीर साहब, फाटा की एजेंसी। जी, आवाज़ सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। जी मीर साहब, फाटा की एजेंसी खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल में नमाज जुम्मा के बाद मोबाइल मार्केट में जोरदार धमाका सुना गया। जी, धमाके के बाद अवाम में खौफ व खराश फैल गया। जे वकूआ पे इमदादी टीमें रवाना हो गई। रवाने के बाद पता लगा कि वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे 7 दुकानें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई और 2 शख्स जख्मी हुए हैं, लेकिन कोई जान से अभी तक कोई भी नहीं गया। जी, अच्छा ठीक है। तो अब फाटा के हालात, वहाँ पर इमदादी टीमें कार्रवाई कर रही हैं अपनी? जख्मियों की तादाद है? जख्मी हुआ या कोई जख्मी से भी बच गया? नहीं, एक शख्स जख्मी होने की इतलात है, लेकिन इसके ऊपर भी नहीं, लेकिन कोई कैजुअलिटी किसी की नहीं हुई। चलें, बहुत शुक्रिया। उस्मान तारिक हमारे साथ मौजूद थे, उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खसूसी। कोई कैजुअलिटी रेट नहीं हुई, मामलात सेफ़ हैं और सिक्योरिटी टीमें वहाँ पर जाए वकूआ पर पहुँच गईं और मामलात को संभालने की उन्होंने कोशिश की। अब बात करते हैं कराची ता हैदराबाद मोटरवे का जो आज इफ्तिताह किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उसके हवाले से ये 75 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा कराची से लेकर हैदराबाद तक मोटरवे का, और इसकी तकमील पर 36 अरब रुपए लागत आएगी। बातें ये की जा रही कि मार्च 2018 तक ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच सकता है। और नवाज शरीफ साहब ने आज जो ख़ताब किया है, ख़ताब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो सुनकर शायद थोड़ी सी आप मुस्कुरा उठेंगे, और कुछ ऐसी बातें भी की हैं जो सीरियस लेनी चाहिए अपोजिशन जमातों को भी। तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो आज कौम को ये नवीद सुनाई है कि हम सड़कों के मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं और उन लोगों को जो कि माजी में रहते हैं, जो कि हाल पर नज़र नहीं रखते, मुस्तकबिल पर नज़र नहीं रखते, हम उनमें से नहीं, और हम रोशन मुस्तकबिल को देख रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन होगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान पर किसी भी हुकूमत ने काम नहीं किया, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ये प्रायोरिटी है कि बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर किए जाएँ, बलूचिस्तान भी दुनिया में तरक्की कर सके, उसको भी तमाम सहूलियात वही फराहम हो जो सूबा पंजाब को होती हैं या किसी और सूबे को। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की अपने ख़ताब में कि अगर 1990 वाले हालात रहते, परवेज़ मुशर्रफ साहब मिलिट्री कू ना करते, मार्शल लॉ ना आता, तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मोटरवे तामीर कर देते। और दूसरी बात जो उन्होंने की,
वो ये थी کہ ترقی کرنے والے ممالک میں سب سے پہلے شاہراہوں کے نیٹ ورکس پر توجہ دی جاتی ہے، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، تعلیمی ڈپارٹمنٹ ہو، پاکستان میں جتنے بھی کسان بھی ہوں، جو ایگریکلچر ہمارا سیکٹر ہے وہ بھی، ہر چیز کو انہوں نے لنک کیا سڑکوں سے، اپوزیشن پر تنقید بھی کی۔ اور نواز شریف صاحب کا جو یہ خطاب تھا، کچھ پہلو تو اس کے مثبت تھے مگر کچھ پہلوؤں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے چپے چپے کو موٹر وے کی ضرورت نہیں، مگر پاکستان کے چپے چپے کو روٹی، کپڑا اور مکان، جہاں جہاں پر بھی پاکستانی مقیم ہیں، رہ رہے ہیں، ان کو چھت کی ضرورت ہے، ان کو روٹی کی ضرورت ہے، پیٹ کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، تن کے لیے لباس کی ضرورت ہے، پڑھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے شاہراہوں کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، ایک عزت دار روزگار کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سڑکوں کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ اس بات سے کوئی بھی غافل نہیں کہ سڑکیں کسی ملک میں اسی طرح سے، سڑکوں کا جال اسی طرح سے کام ادا کرتا ہے جس طرح انسانی جسم میں وینز کا سسٹم بہت ضروری ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے، مگر تعلیم پر کام کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے، صحت پر کام کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور صحت کا حال آج جو خبریں گردش کرتی رہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر، آپ نے پڑھی کہ گجرانوالہ شہر میں آج وزیر صاحب دورہ کرنے گئے سول اسپتال کا، اور وہاں سے مریضوں کو بھی باہر نکال دیا گیا، دھکے مار کر مریضوں کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور کہ جی منسٹر صاحب نے آج دورہ کرنا تھا، ویسے ہی عوام کو بستر ہسپتالوں میں بستر بھی ان کو مہیا نہیں، مگر اس کے بعد بھی ناروا سلوک کیا جاتا ہے مریضوں کے ساتھ۔ تو ان معاملات پر بھی غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکسی سروس کے حوالے سے، ایک خبر تھوڑی سی ڈسٹربنگ تھی، اور بات کرتے ہیں اب اوبر کے حوالے سے۔ اوبر اور کریم سروس جو کہ معطل کی گئی اور ان کے لائسنس معطل کرنے کی بات کی گئی، سوشل میڈیا پر خاصی عوام نے برہمی کا اظہار کیا اور اوبر اور کریم جیسی ٹیکسی سروس کے حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کی۔ اس سروس کے بارے میں آپ کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ آپ نے صرف اپنے پلے اسٹور سے یا اپنے آئی فون میں، اپنے اینڈرائڈ فون میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی تھی اوبر کی اور کریم کی۔ ان کمپنیز کے پاس کوئی دفاتر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پارکنگ ایریاز نہیں تھے، صرف یہ اپلیکیشن پر اوبر اور کریم کام کرتے تھے، اور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں اپنی لوکیشن فیڈ کرتے تھے، اور آپ اپنی منزل جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے وہ جگہ آپ اس میں فیڈ کرتے تھے۔ اس کے بعد ڈرائیور آپ کو اپنی جگہ سے پک کرتا تھا اور آپ کو پر کلومیٹر چارجز ادا کرنے پڑتے تھے۔ اوبر کے 17-18 روپے غالباً چارجز تھے، کریم کے اس سے تھوڑے زیادہ تھے۔ اب ہائی کورٹ نے آج یہ بیان جاری کیا ہے کہ حکومت کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ اوبر اور کریم جیسی ٹیکسی سروس کے خلاف آپ کوئی بھی کارروائی کریں۔ اور اوبر نے ایک اعلان کیا ہے، آج اوبر سروس نے، ٹیکسی سروس نے اعلان کیا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ عوام ہمارے لیے اپنی آواز انہوں نے سوشل میڈیا پر بلند کی، میڈیا پر، ٹیلی ویژن میڈیا پر بھی اس کی باتیں کی گئی، اور ہم نے عوام کو اس کے بدلے میں کچھ پرکس دیے ہیں، کچھ ڈسکاؤنٹس دیے ہیں عوام کو، کچھ کلومیٹرز ہیں ان کی بنیاد پر، اتنی دفعہ کا سفر ان پر اس کو ڈسکاؤنٹ عوام کو حاصل ہوگا۔ تو یہ بھی آج کی خبر تھی اوبر کی طرف، لاہور ہائی کورٹ کا اعلان ہم نے شامل کیا ہے، سیریس ایشو تھا یہ بھی۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں آخر کیا معاملہ پیش آیا، اندر کی کہانی کیا ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو گاڑی پر سوار تھے اور سگنل پر پولیس کا ناکہ تھا، گاڑی انہوں نے نہ روکی اور پولیس نے فائر کھول دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیمور جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے سر میں گولی لگی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد لڑکی کو پولیس نے اپنے زیر حراست میں لے لیا، اور معاملہ یہ نکلا کہ جو لڑکی کی والدہ تھیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ فیس بک تمام مسائل کی جڑ ہے، ہم لڑکی کا نام نہیں لیں گے، ہم لڑکی کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، کرنا تو لڑکے کو بھی نہیں چاہیے جو بھی معاملہ تھا، مگر بات یہ کی جا رہی کہ وہ کوئی پکنک منانے دونوں نکلے تھے، کوئی ڈیٹ کا سین تھا، ایسا کوئی سین تھا جس کے سلسلے میں وہ اسلام آباد تھے، لڑکے کی سالگرہ تھی اور لڑکی ان کے ہمراہ تھی، مگر سگنل پر انہوں نے ناکے پر گاڑی نہیں روکی اور پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے لڑکے کو جان سے فارغ کر دیا، لڑکے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لڑکا شادی شدہ تھا، لڑکے کے 2 بچے تھے اور لڑکی طلاق یافتہ تھی، وہ خاتون طلاق یافتہ تھیں۔ تو یہ افسوسناک خبر ہے، پولیس پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ دونوں اہلکار تھے، پولیس اہلکار، وہ موقع سے ہی فارغ ہو گئے، وہ موقع سے فرار ہو گئے، اور جب لڑکے کا ماموں جب پولیس اسٹیشن گیا، اس نے ایس ایچ او سے بات کی، تو ایس ایچ او نے اسے کہا کہ ہم نے اہلکاروں کو زیر حراست میں لے لیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا، مگر ابھی آپ کو ان سے بات نہیں ہم کروا سکتے۔ تو یہ ساری معاملات تھے آج اسلام آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب آتے ہیں اپنے مین موضوع کی طرف، نیوکلیئر ویپنز کی طرف، نیوکلیئر
पावर्स की तरफ। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान क्यों दिया कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं? ये इंतहाई एक बड़ा इकदाम होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाया है, अपनी प्रेसिडेंसी की नशिस्त पर वो बैठे हैं और अभी उन्हें गालिबन 15 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए, 12 दिन ख़ास उन्हें हुए हैं, 12, 13, 14 दिन का ये अरसा है। तो उन्होंने 7 इस्लामी ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा बैन इम्पोज़ किया। उसके बाद उन्होंने ईरान पर यह कहा कि हम ईरान पर फ़ौजी हथियार फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई कर सकते हैं, ईरान पर अपनी फ़ौजें मुसल्लत कर सकते हैं। तो बड़ा सीरियस बयान था जिसकी वजह ये है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिज़ाइल का टेस्ट किया और दबंग तरीके से ये ऐलान किया कि हम किसी फ़ॉरेनर को इसमें दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे, और फ़ॉरेनर से उनकी मुराद यकीनन अमेरिका थी। अब बात करते हैं कि और भी बहुत से ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बहुत से, पाकिस्तान उनमें से एक है, बहुत से तो ये नहीं है, चंद एक ममालिक हैं, मगर पाकिस्तान भी खुशकिस्मती से उन ममालिक में अपना शुमार रखता है। तो आज डिस्कशन करते हैं इस मामले पर कौन कौन से ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, इस मुआहदे का हिस्सा हैं। सबसे पहले इसमें रशिया है, साबिक सोवियत यूनियन, जो कि वर्ल्ड पावर हुआ करता था, दुनिया का कंट्रोल देखा करता था, अपना वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में चलाया करता था। उसने 29 अगस्त 1949 को पहला टेस्ट किया और ये वो न्यूक्लियर मुल्क है जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी हिस्सेदार है। उसके बाद आता है अमेरिका, जिसकी चौधराहट है दुनिया में। उसने 16 जुलाई 1945 को पहला टेस्ट किया, ये भी एनपीटी का हिस्सा है और इसके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं। उसके बाद है यूके, 3 अक्टूबर 1952 को इसने अपना पहला टेस्ट किया, ये भी एनपीटी का हिस्सा है और इसके पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इंडिया ने 18 मई 1974 को पहला टेस्ट किया, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपना पहला टेस्ट किया, इसके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये भी एनपीटी का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी बातें की जाती हैं और जो 2 और ममालिक हैं जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा हैं, एनपीटी का हिस्सा हैं, उसमें फ़्रांस है, चाइना है। फ़्रांस ने 1960 में पहला टेस्ट किया 13 फरवरी को, और चाइना ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला टेस्ट किया। अब जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में मैं आपको फिर बता दूँ, ये मुआहदा यानी इस मुआहदे के तहत जौहरी हथियारों की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा और उन्हें दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो कागज़ी कार्रवाई है, कागज़ी कार्रवाई ये कहती है कि ये ममालिक जौहरी हथियारों की रोकथाम के लिए काम करेंगे, मगर तारीख़ हमें ये बताती है कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया और वो अमेरिका था, जब उसने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त के महीने में उसने अपने बम गिराया और उस पर क्या कैजुअलिटी रेट था और अब तक वहाँ के क्या हालात हैं, इस पर भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। रही बात इसराइल की, तो इसराइल का न्यूक सिस्टम सारा अभी अनडिक्लेयर्ड है। कुछ ममालिक क्लेम करते हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कुछ ममालिक इस बात से अपनी राय नहीं रखते, इस बात के साथ वो ये नहीं मानते कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब नॉर्थ कोरिया और ईरान से मुतल्लिक आखिर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों करते हैं, ये भी आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक, जो ये अक़वाम मुत्तहिदा की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इंटरनेशनल, इसने एक सेट ऑफ रूल्स और लॉज दुनिया में ड्रॉ कर रखे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए और इनकी रोकथाम के लिए। अब कहा यह जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया इन सेट ऑफ रूल्स पर पूरा नहीं उतरते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और अमेरिका इन तहफ़्फ़ुज़ात में सरे फहरिस्त है। ये थी आज की अहम खबरें और मौज़ूआत जो हमने आपके साथ अपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, यकीनन आप अपना फीडबैक भी कमेंट्स के नीचे दीजिए और प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। देखते रहिए urdupoint.com, विज़िट करते हैं हमारी वेबसाइट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।